अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, विंडो के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं साजिद तारड़ साहब को। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं सुबह शाम पाकिस्तान के पंजाबियों को क्रिटिसाइज करता हूं और आज एक पाकिस्तानी पंजाबी से इंटरव्यू कर रहा हूं। तो देखें, एक बलोच या पख्तून नेशनलिस्ट थे बाचा खान या नवाब खैर बख्श मरी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सर्वाइवल की आखिरी जंग पंजाब से लड़ी जाएगी और पंजाब से ही ऐसे विजनरीज को आगे आना होगा जो पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे। और हम भी देखें, तंग आके सिंध बलूचिस्तान के लोग आज पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान में हुकूक मिलते हों, अगर हर आदमी को बराबरी की राइट्स मिलते हों, तो क्यों हम इस देश को तोड़ना चाहेंगे। तो इस सिलसिले में साजिद साहब को मैं एक ज़माने से वॉच करता हूँ, ख़ास तौर पे ट्विटर पे मैं इनको वॉच करता हूँ। और मुझे कई सिमिलरिटीज मिली कि वो रिलीजन को एक पर्सनल इशू मानते हैं। आप भी मेरे दर्शक हो, आपको पता है मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये हर आदमी का पर्सनल इशू है, दूसरे पे इम्पोज ना करे। इस तरह की कई चीज़ें हैं। फिर अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। आज सुबह ही मेरी वीडियो लगी है, उसमें मैंने बताया है कि अगर कैनेडी के बाद कोई सही मानों में प्रेसिडेंट अमेरिका में आया तो इट वॉज ट्रम्प, वरना वो डीप स्टेट को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप की कई चीज़ें थी। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने साजिद साहब से कांटेक्ट किया एंड ही एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब फॉर इन कमिंग। आरफ भाई, आप मेरे मेरे लिए एक ऑनर। मैं खुद आपको फॉलो करता हूं बड़े अरसे से। मेरी हाईएस्ट रिगार्ड टू यू एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा आरफ भाई, हमारे वी हैव मोर सिमिलैरिटीज। बल्कि ना सिर्फ आपके देखने वाले, जो भी आपके देखने वाले हैं, मुझे मेरे भी देखने वाले वही हैं। हमारी डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। दूसरा, आज सुबह भी मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं। मैं एक चीज का मैं खुद, बल्कि आप समझ लें कि विक्टिम आइडेंटिटी विक्टिम है। मेरे खुद का अंदर का ये मसला है। मुझे खुद नहीं पता, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूं मुसलसल समझने की कि हम कौन हैं। मैं जिस जगह मेरी पैदाइश हुई है, मैं इट्स रिवर ऑफ द झेलम, एंड इन बिटवीन चिनाब एंड झेलम। और उसमें मैं बिलखसूस रिसर्च कर रहा हूं इंडस सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली पे, गंगा जमुना सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस दरिया सिंध के दोनों साइडों पे जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, इस पे मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं। और मैं, आरफ भाई, ना सिर्फ मैं ही इस चीज का विक्टिम हूं, मेजॉरिटी ऑफ अस पाकिस्तानी वी आर विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी। मैं कई दफा पहले कह चुका हूं कि अफसोस के साथ, जिस तरह कई हमारे रूलर्स ने हमें ये चीज बताई है, सुबह उठते ही हम समझते हैं हम अरबियों के रिश्तेदार हैं, दोपहर के टाइम हम अफगानियों के रिश्तेदार बन जाते हैं, शाम को हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन है। यही एक इशू है। लेकिन मैं ये बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि हम कौन लोग हैं। मेरे लिए ऑनर प्रिविलेज ये है कि मैं जिस जगह पैदा हुआ हूं, टैक्सला से वो ज्यादा दूर नहीं है। टैक्सला एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था माजी के अंदर, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा। वहां से बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन टैक्सला रहा है। फिर उसके बाद ये कि मैं उस जगह से हूं जहां से राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को रोका था। उस जगह से मैं उस जगह से हूं। फिर उसके बाद मैं उस जगह से हूं जहां एक सीट थी महाराजा रणजीत सिंह की, जिसने पंजाब से लेकर काबुल तक, अफगानिस्तान तक अपनी एक्सपेंड किया। तो मेरे इस सारे सफर के अंदर दो चीजें हैं। मैं कभी माजी के अंदर इस चीज को निगलेक्ट नहीं करूंगा कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था। फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए। लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप है हिंदुइज्म के साथ भी, सिखिज्म के साथ भी, और फिर इस्लाम के साथ। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मेरी प्रायोरिटी रिलीजन, मैं कहता हूं कि खुदा के साथ, गॉड, भगवान के, ईश्वर के, वाहे गुरु के साथ रिलेशनशिप इज जो पर्सनल मैटर। मुझे वो पर्सनल ही रहने देना चाहिए। मैं ये हमेशा समझता हूं कि मैं पैदा बहैसियत इंसान हुआ था, मुझे नाम और मजहब बाद में दिया गया है, और मुझे उस हद तक ही इसको लेना चाहिए। मुझे पहले दुनिया के साथ मेरा पहला रिश्ता इंसानियत का है। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे दूसरे रिश्तों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरी दो चार चीजें मैं साथ, तीन चीजें बल्कि मैं मेंशन करना चाहूंगा आरफ भाई। रोमी, मौलाना रोमी, उनके वो कहते हैं कि लव इज द ओनली ब्रिज इन बिटवीन यू एंड द अदर्स और द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में मैं उसका बहुत बड़ा
फॉलोअर हूँ। यहाँ पे दूसरे एक स्कॉलर हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा, यहाँ पे बड़े मशहूर हैं स्कॉलर। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, तो उन्होंने कहा था कि ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं डेली बेसिस पे। तीसरी चीज आरफ भाई, मैं सबसे पहले बात जो आपको आपके बारे में हवाले से, आपका यू आर डिसेंडिंग फ्रॉम गुजरात, तो आप बल्कि भारत गए, गुजरात गए, अपने गांव में गए, मैं फॉलो करता रहा हूं, आपकी वीडियो भी मैंने देखी। तो गुजरात से, मैं गुजरात रीजन से बड़ा उस स्टेट से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। एक तो वहां से सबसे पहले गुजरात की सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो एजुकेट करना चाहूंगा अपने देखने वालों को। गुजरात, मेरा पाकिस्तान के अंदर जो पुराना डिस्ट्रिक्ट था वो गुजरात था। गुजरात इज द लैंड वेयर गुजर एंड जाट्स लिव। मैं जाट हूं, तो गुजर और जाट जहां रहते हैं उसको कहते हैं गुजरात। दूसरा, गुजरात की सिग्निफिकेंस, मैं उन आपके डीएनए से बड़ा इंस्पायर्ड हूं। गुजरात, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब फ्रॉम गुजरात, गांधी साहब इज फ्रॉम गुजरात। मैं गांधी साहब को बहुत पढ़ा भी है और उनका बहुत बड़ा फॉलोअर भी हूँ। और उसके बाद मोदी साहब इज फ्रॉम गुजरात। और उसके बाद इस वक्त हमारे रीजन के दो सबसे बड़े बिलियनर जो है, दे आर फ्रॉम गुजरात। सो द गुजरात, और मेरे कई दोस्त हैं गुजराती, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय देम। मैं उनकी सलाहियतों पे, उनकी क्वालिटीज और एबिलिटीज से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। थैंक यू साजिद साहब। साजिद साहब, आपने जब शुरू में अपनी ये बात रखी और राजा पोरस और महाराजा रंजीत सिंह जी को इनसे इंस्पायर होते हैं आप, तो मुझे याद आया कि पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर और स्पीकर असेंबली थे हनीफ रामे साहब। उन्होंने किताब लिखी थी पंजाब का मुकदमा, और उसमें पहले चैप्टर में 5 हीरोज ऑफ पंजाब लिखे थे, जिसमें एक राजा पोरस थे और एक महाराजा रंजीत सिंह थे। और उस पे उस वक्त जमात इस्लामी ने बहुत हंगामा मचाया था कि आपको 5 में से 3 काफिर मिले और ये और वो। आज वो पंजाब जो हनीफ रामे साहब के जमाने का था, इतना लिबरल, इतना सेक्युलर, आज अचानक पंजाब इतना घुटन ज़दा क्यों हो गया है, जहाँ पे खादिम रिजवी कहता है कि शेर पंजाब क्या रंजीत सिंह रह गया है, शेर पंजाब तो दाता नहीं बैठा हुआ। तो दाता जी तो पंजाबी नहीं थे, वो तो बगदाद से आए थे। तो ये क्या तब्दीली आई है पंजाब में? आरफ साहब, दूसरा उसमें, बल्कि मैं 2 हीरो और उसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैं हमेशा उनको देखता हूं। भगत सिंह एक हीरो थे हमारे, उसके बाद दुल्ला भट्टी थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं मुगलों को इन्वेडर्स कहता हूं, बारबेरियन, जिन्होंने ज्यादतियां की यहाँ। और बिल्कुल जो उनके साथ हमारी किताबों में ये लिखा जाता है कि वो हीरो थे, इस्लामिक थे, मैं टोटली कंट्राडिक्ट। सारे के सारे वेमनाइजर थे। 150 खवातीन, उनके खवातीन होती थी उनके हरम के अंदर, अन इस्लामिक। सारे वाइन और शराब पीते थे, अन इस्लामिक। जिनको हीरो बना के पेश किया जाता है, मैं उनको हीरो अपना नहीं समझता। सबसे पहले तो करेक्शन ये करना चाहूंगा, दुल्ला भट्टी के हवाले से बात की मैं। दूसरा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने आपको शायद पहले आफ्ताब में, उस वक्त हमारी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, कि देखें इस रीजन के अंदर इस्लाम कहां से आया। 2 साइडों से इस्लाम आया। मोहम्मद बिन कासिम एक साइड से लेकर आए मुल्तान तक, और दूसरा फिर उसके बाद हमारे पठान भाई ऊपर सर्दी से तंग आके नीचे आते थे, तो फिर नीचे आके उन्होंने यहाँ पे कारोबार बना लिया, लूट मार का। दूसरा, जिस तरीके से बाई फोर्स और जिस तरीके से इस्लाम यहाँ पे एक्सपैंड किया गया। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आज के पाकिस्तान के, पंजाब के हालात क्या है। आज पाकिस्तान, जो आपने बताया है कि आज ये खादम रिजवी का पंजाब क्यों बन चुका है, उसकी वजह ये है, ये कारोबार है। ये कारोबार में आके हुआ है। पहला कारोबार जो ज़ियाउल हक से पहले, मैं रीसेंट हिस्ट्री में बताऊंगा कि पहला कारोबार ज़ियाउल हक साहब ने को चाहिए था जिहाद बनाने के लिए, इस्लाम की फैक्ट्रियां लगाने के लिए, डॉलर लेने के लिए। ये पहला जो फसल उन्होंने बोई थी, खादम रिजवी साहब, वो फसल पक के तैयार हो चुकी, उसी का हिस्सा है। अब मैं साथ उसके और बात बताना चाहूंगा आपको, दुख के साथ है, दुख है मेरा, ये पेन है। आरफ भाई, मैं एक आपको यहां मेंशन करना चाहूंगा, मैं जख्मी पाकिस्तानी हूं, ये मेरे जख्म है। अब वो जख्मी पाकिस्तानी इसलिए हूं कि मैं अब तीसरी पार्टी, खान साहब, इमरान खान साहब, यहां से बाहर से गए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, प्ले बॉय मशहूर थे, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। उम्मीदें थी, मुझे भी उम्मीद थी, नए पाकिस्तान का ख्वाब लेकर पाकिस्तान गए, नया पाकिस्तान, तब्दीली। मैं खुद उनके गाने सुनता था, तब्दीली आ गई, तब्दीली, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली। फिर उन्होंने नारा लगाया, नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान, अताउल्लाह साहब गाने गाए। मैं खुद बड़ा मैस्मराइज, बेजार था। मेरे खुद अंदर एक था कि शायद पाकिस्तान तब्दील हो, यार, पाकिस्तान तब्दील हो।
फिर वो पाकिस्तान गए तो फिर एजेंसियों ने उनको कहा कि आप इस तरह करें, खादम रिजवी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस पे डाका डालें, आप इस पे आप जरब लगाएं। मेरी ये दुख है आज कि वो एक बंदा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ग्रेजुएट है, वो बंदा जो कि प्ले बॉय है यहाँ पे, उनकी बच्ची है बल्कि अभी तक लंदन में है, जिसको उन्होंने अबैंडन कर दिया, कोई उसको अभी तक नहीं देखते हैं, उसके खिलाफ बात करें तो मेरे पीटीआई के बच्चे आपके पीछे पड़ जाते हैं उस बच्ची का नाम ले। लेकिन किस खूबसूरती के साथ उन्होंने यू टर्न लेके फिर रियासत मदीना बना ली उन्होंने। आज उस बंदे का नाम मुर्शद है, इमरान खान कोई नहीं कहता, कहते मुर्शद है। एक उनका वकील है बहुत बड़ा, वो एमएनए भी बन चुका है, वो जेल के अंदर मिलने गया तो एक आधी पानी की बोतल वहां से लेकर आया और बाहर निकल के उसने कहा ये आधी पानी की बोतल का मैं क्या करूं, तो सामने पीटीआई के वर्करों ने कहा इसको पाकिस्तान के दरियाओं में डाल दिया जाए ताकि पाकिस्तानी पिए, ये मुबारक पानी है। तो ये सोच है। और फिर उस बंदे का कॉल मैं कोट करना चाहूंगा, उस बंदे ने कहा ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, ये जिहाद है। मैं ये मेरा ये क्वेश्चन है, 250 मिलियन लोगों से क्वेश्चन है, तुम्हें जिहाद की जरूरत है? अच्छा फिर तुम्हें ठीक है, करो जिहाद। तुम्हारे माजी में किसी ने जिहाद किया है पठानों के खिलाफ? तुम्हारे माजी में आज तक किसी ने किसी इन्वेडर के खिलाफ जिहाद किया है? किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हो आप, लड़े हो किसी के साथ? यहां से बच्चियां पठान उठा के ले जाते थे, बच्चियां लेते थे आप उनसे वापस अपनी। तुमने गोरों के खिलाफ जिहाद किया है, सबसे ज्यादा सिख मरे थे गोरों के खिलाफ। तो जब माजी में जिहाद नहीं है तो आगे जिहाद कहां आएगा? एक तो ये गलत स्टेटमेंट है। चले मान ली तुम्हें जिहाद का शौक है, अपनी जिहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? क्या बात है वो ये? अच्छा दूसरी बात, और जो तुम्हें बताने वाले सिखाने वाले हैं उनके सबके बच्चे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं लंदन के अंदर और न्यूयॉर्क और बाहर, और तुम्हें उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जिहाद की। गलत मिस देखें, वी आर लास्ट नेशन है, जिनको आइडेंटिटी का ना पता हो उनको जो मर्जी चूरन दे वो खरीद लेते हैं। आरब भाई मुझे ये बताएं कि इनको जब पता है कि ये जिहाद जो है इट्स अ फॉरेन फिलॉसफी इन्फोर्स्ड ऑन देम, लेकिन इसमें एक बात आरब साहब, शायद मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैं थर्ड जनरेशन वकील हूं। मैं एक तो खुद वकील हूं, मेरे वालिद साहब वकील थे, 50s के पढ़े थे वो, मेरे बड़े भाई वकील थे, मेरे वालिद साहब वाज वेरी इंटेलिजेंट लॉयर। वो हमेशा एक बात मुझे कहते थे कि जहां तालीम की कमी होगी वहां वहां मजहब का चूरन सड़ चढ़ बिकेगा, बहुत बिकेगा, और ये सियासतदान वही बेचते हैं जो बिकता है। मैं इसको सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना चाहूंगा। खान साहब ने सिर्फ एक पार्टी को चुना है, कहते हैं जिनके साथ लगा जाए। वो पार्टी में कौन है? सारी मजहबी पार्टी है। फजलुर रहमान साहब से उन्होंने कहा जाके बात करो, क्यों? उनका कारोबार मदरसों का है। इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट की जान निकलती है उससे आपकी गवर्नमेंट हुकूमतों की जान निकलती मौलाना फजलुर रहमान से, उसकी आइडियोलॉजी से नहीं। उनका जो सबसे बड़ा उनका सरमाया है मदरसे, जिनको बनाया था जियाउल हक साहब ने जिहाद की फैक्ट्रियां अफगानिस्तान के लिए। तो जो आप बोएंगे तो वो वही कटेगा। अरब भाई जो आपने बोया है वही कट रहा है ना आज। अच्छा फिर जिहाद कहते हैं बच्चे, देखें ये जो सारे लौंडे लपाड़े तैयार किए इन्होंने, ये उर्दू के ट्वीट करने वाले जो इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं जानते, फिर आजकल कंपेन चला रहे हैं कि जी हम गाजा के लिए जिहाद करेंगे, और टीटीपी से तो लड़ा नहीं जाता। अपने टीटीपी के खिलाफ जिहाद कर लो ना यार, गाजा के में जाके जिहाद करना चाहते हो? टीटीपी के लिए बताना चाहता हूं आप, मुझे दुख हुआ अगले दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम साहब, उनकी तकरीर है आज, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीर फरमाई है यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से अपील करना चाहता है कि आप तालिबान से कहें कि टीटीपी को कंट्रोल करें। भाई टीटीपी कौन है? आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है, आप इसको अनमैन्युफैक्चर करने का, आप इसको डिसमेंटल करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं वर्सेस यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन तो पहले काम नहीं कर रही है। तो फिर दूसरी वजह एक और भी है कि आप जब यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं, इट मींस कि आप समझते हैं कि टीटीपी आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपके कंट्रोल से बाहर है। तो पता नहीं ये क्या, ये इस तरह भी कभी कंट्रीज चले हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस की मिन्नत कर रहे हो कि टीटीपी को, तालिबान को कहें कि टीटीपी को कंट्रोल करें। लेकिन अरब भाई देखें, मैं जो मेरी समझ से बाहर है चीजें कि 76 साल से चला पाकिस्तानी, कहने को तो पाकिस्तानी, लेकिन दो चीजें मैं यहां कहूंगा आरब भाई, जो मैं बल्कि अगर डिबेट में जाऊं तो प्रूव कर सकता हूं। एक तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं इन्होंने, 1947 में पाकिस्तान बनाया ही नहीं इन्होंने, फाइलों में एक कंट्री बनाया, इसकी उसकी कोई बुनियादें नहीं। और दूसरा,
पाकिस्तान को चलाने वाले मेजॉरिटी पाकिस्तानी ही नहीं है, ये भी एक केस है। सारे डुअल सिटीजन है। डुअल आज की 19 कैबिनेट देख लें आज आपकी, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजन्स। पिछली इमरान खान साहब की कैबिनेट देख लें, सबसे ज्यादा अमेरिकन और ब्रिटिश थे उसमें जो पाकिस्तानी थे। और उनकी उनकी स्पेशलिटी क्या होती है वो भी बताना चाहूंगा आपको। वो टेक्नोक्रेट नहीं होते, वो उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब ये सियासतदान और जो पावरफुल लोग बाहर जाते हैं, इनके लिए खाने पकाते हैं, इनकी गाड़ियां चलाते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा आज सुबह भी एक चैलेंज मैंने किया है, मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूं हमेशा, आपके सेगमेंट में भी करना चाहूंगा। 225 मिलियन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा। भारत का सबसे बड़ा टूल इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक बच्चा वहां से निकलता है पढ़ के, वो अजय बंगा बन जाता है, यहाँ पे आता है, वर्ल्ड बैंक हेड बन जाता है। वहां से एक बच्चा पढ़ता है, वो आके यहाँ पे गूगल को चलाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को चलाता है। और उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद कब रखी गई थी? नेहरू ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। पहला जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर भारत का था मौलाना अबू कलाम आजाद। अब आप अगर इस्लामाबाद में हो, आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पूछें, आपका हर सेक्रेटरी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस का मैंने नाम लिए, सारे 400-400 साल 500-500 साल पुराने इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्या वजह है कि इतने पुराने इंस्टीट्यूशंस की डिग्रियां, तालीम वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है? और 1950s में जो इंस्टीट्यूशन बना है आज, वो भारत का सबसे बड़ा वेपन है आज। क्या वजह है? मैं इसका जवाब ढूंढना चाहता हूं, 250 मिलियन लोगों से पूछना चाहता हूं। फिर मैं उसके एंड पे मेरा अपना सवाल उसी का जवाब दे लेता हूं। इलामा इकबाल ने कहा था, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर। क्या वाकई ये बात, वो शेर उनका ठीक था कि आपके ऊपर डिग्रियां काम नहीं कर रही हैं? क्या वजह है? पाकिस्तान ने तरक्की बहुत की आरफ भाई 76 साल में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। दुबई में की तरक्की, लंदन में की, टोरंटो में अभी भी हो रही है तरक्की टोरंटो में। लेकिन देखिए अब हम कहां जाते हैं, कहां पहुंचते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं बताना चाहूंगा आज की डेट में, दहशतगर्दी पे से भी ज्यादा जो प्रॉब्लम खतरनाक है वो करप्शन है। आज भी अगर नई कैबिनेट को शहबाज शरीफ साहब ने पहला टास्क अपना ओथ लेने के बाद दिया है तो IMF के लोन का दिया है। आज तक मेरे कान तरस रहे हैं आरफ भाई के वहां से पाकिस्तान से मैं किसी सियासी पार्टी, किसी लीडर, किसी जज, किसी के मुंह से ये सुनूं, कोई इकोनॉमिक रोड मैप प्लान सुनूं किसी के मुंह से कि आओ लग्जरी गुड्स को बैन करें, आओ फलां चीज एक्सपोर्ट करें, आओ बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं, आओ कौम को बुनियाद रखें किसी चीज की। मैं भारत से अभी होके आया हूं, मैं अभी 2 हफ्ते पहले होके आया हूं। मैंने 2 तस्वीरें आके शेयर की। मैं कनाट प्लेस के ऊपर घूम रहा था न्यू दिल्ली के अंदर, तो मुझे चाय की तलब हुई, तो मैंने किसी से कहा यार मैंने लोकल चाय पीऊंगा, लोकल चाय जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग चाय वो पीऊं। तो एक कोने में एक बच्चा 2-4 ईंटों के ऊपर रख के, तो वो एक लाइन लगी, लोग पी रहे हैं, और वो एक टूटे फूटे से चीजें बना के तो वहां चाय भेज रहे हैं। मैंने तस्वीर खींची कि उसके साथ, चाय वाले के साथ, उसके साथ UPI का साइन लगा हुआ, UPI का साइन था। और दूसरा, मैं आरफ भाई देख रहा हूं, मैं बल्कि खुश हूं भारत की तरक्की से, बहुत खुश हूं। 8.4%, मैं बहुत खुश हूं कि टुडे somebody is taking the revenge जो सदियों से लोग लेते रहे हैं भारत से। भारत की हिस्ट्री पढ़ के देखें तो इज मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखे ना कभी, उसको पढ़ के आप देखें। और जफरगढ़ है क्या, जो बलूचिस्तान के अंदर जो पुराना सबसे बड़ा टाउन था, उसको पढ़ के देखें। द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन, और फॉरेन इन्वेडर ने आके धज्जियां उड़ा के रख दी हमारी सिविलाइजेशन की। ब्रिटिश लूट के ले गए सारा कुछ यहां से। मुगलों ने आके जो ज्यादती की है, मैं आपको आपके हवाले से आरफ भाई, आज मैं आपके प्रोग्राम में एक और चीज भी आपके देखने वालों को, मैं एहतिजाजन आज तक ताजमहल में नहीं गया। मैं जब भी भारत गया हूं, मेरे 4 दौरों में से 3 दौरे मैं डेलीगेशंस का हिस्सा होता था, अमेरिकन डेलीगेशंस का। उन डेलीगेशंस में उन अमेरिकन को घुमाने के लिए ताजमहल लेके जाया जाता था। मैं एहतिजाजन नहीं जाता था, आज तक नहीं गया ताजमहल। क्यों नहीं गया? किसी ने गुर्बत का मजाक उड़ाया था ताजमहल को बना के, उसके ऊपर इतना पैसा लगाया था आरफ भाई, कि भारत बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनी। इतना पैसा उस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया। और दूसरा, क्या मजाक था
कि अपनी बीवी के प्यार में आपने ताजमहल खड़ा कर दिया, साथ ही उसकी बहन से शादी कर लिया। और फिर देखिए, मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, माय थिंकिंग, माय थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ये पठान भाइयों को, ये फारसी जबान को, इन सबको मैं आई डोंट कंसीडर देम माय हीरोज। और आपके तो पाकिस्तान में आप भी देखा है, हर किताब के अंदर लिखा गया है कि औरंगजेब साहब टोपियां सी के गुजारा करते थे, तो फला ये करते थे, फला ये करते थे। मैं उनके जुल्मों की स्टोरियां देखता हूँ जो वो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ करते रहे। और दुख है, मैं उस पर, मेरा उनसे गिला नहीं है। तादाद में बहुत थोड़े थे और पूरे भारत को उन्होंने यरगमाल बना के रखा। तादाद में ब्रिटिश भी बहुत थोड़े थे जिन्होंने भारत को यरगमाल बना के रखा। लेकिन ये कि मैं कई चीजें, मैं जाता हूँ, मैं मेरा ट्रिप जाना भारत में, मैं बिल्कुल ऐसे ही जाता हूँ जिस तरह मैं पाकिस्तान जाता हूँ। मैं भारत इज माई सेकंड होम। मैं जाके चीजें एंजॉय करता हूँ वहाँ पे, बिलखसूस हिस्टोरिकल जगह मैं उनको जाके अप्रिशिएट करता हूँ। पुरानी बिल्डिंगें देखता हूँ, चीजें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ चीजों को। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं चारों ट्रिप में गया, चारों दफा आई वेंट देयर। आई वेंट टू अजमेर शरीफ, आई वेंट टू निजामुद्दीन औलिया दरगाह, आई वेंट टू हरमंदर साहब। मंदिर भी लाजमी जाता हूँ। इस दफा मैं वहां नहीं जा सका, अबू ज़बी मंदिर में गया हूँ, उसको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं, जिस तरह मैंने कहा, मैं आई फील एट पीस वेन एवर आई गो। जहां लोग वर्शिप कर रहे होते हैं, चाहे आप चर्च हो, किसी जगह, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है भाई, जहां लोग खुदा को याद कर रहे होते हैं, चाहे किसी किस्म का खुदा, आई फील एट पीस एट दैट प्लेस। तो और दूसरा एंजॉय करता हूँ मैं चीजों को। मैं बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आजकल उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं तिब्बती मंक्स और बर्मीज मंक्स जो है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। और बुद्ध मत से आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। बड़ा इंप्रेस्ड हूँ मैं, लॉर्ड बुद्धा से बड़ा इंप्रेस हूँ। तो दिस इज बट माय फंडामेंटल, माय बिगिनिंग टू योर व्यूअर्स मैन। साजिद साहब, आगरा ताजमहल की आपने बात की, तो 2022 में मैं जब मथुरा से बाय रोड लखनऊ जा रहा था, तो हम आगरा में रुके थे कुछ दोस्तों से मिलने। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि ये साथ में ताजमहल है, आगरा आए हो तो ताजमहल देख लो। तो आपकी तरह मैंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और उस वक्त दक्कन फेमिन चल रहा था और लाखों लोग मर रहे थे भूख से, और एक बादशाह अपना ताजमहल बना रहा था। साजिद साहब, आपने जाहिर है पाकिस्तान में पैदा हुए, अमेरिका आए, आपकी पूरी नज़र है इस रीजन पे। मैं आज ही किसी ने मुझे आंकड़े भेजे थे कि 1990 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी भारत से ज्यादा था। आज भारत से तकरीबन आधा रह गया है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है तो 1 रुपए के 8 टके थे। आज 2 टके का 1 रुपया हो गया है। 3 भारत के रुपए का 1 रुपया पाकिस्तानी हो गया है। ये डेक्लाइनेशन ऑफ पाकिस्तान और प्रोग्रेस ऑफ भारत, क्या खाली टेररिज्म इज द रीजन? पाकिस्तान की भारत दुश्मनी, हिंदू नफरत ही क्या वजह है इसकी? और 1990 के बाद हम देखें तो टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान का 90% टेररिज्म तो नेबरिंग कंट्रीज इंडिया और अफगानिस्तान में रहा है। तो क्या ओनली टेररिज्म ही फैक्टर है? आपने एजुकेशन का जिक्र किया, तो और कोई फैक्टर है कि पाकिस्तान तेजी से नीचे जा रहा है, भारत तेजी से ऊपर जा रहा है? इससे भी सबसे ज्यादा मैं जिसको ब्लेम करूंगा आरफ भाई, वो करप्शन है। देखिए, हमने दूसरा, आपको आप फ्यूचर या जो करंट सिचुएशन को समझने के लिए आपको हिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये जब 50s पे हमने गैरिजन स्टेट का स्टेटस हमने डिफेंस वाली साइड पे ले जाया गया, उससे हम उस निजाम से हम निकल नहीं पा रहे। एक तो इसका पूरी है, लेकिन उसमें फिर बात आती है कि फंडामेंटल्स उसके क्या है। फंडामेंटल करप्शन है उसकी, फंडामेंटल। आपने देखिए, मैं आज पिछले दिनों आपने ये 24वां प्रोग्राम आईएमएफ का कर रहे हैं, 24वां प्रोग्राम आईएमएफ कि आपके 85 बिलियन से ज्यादा आपके लोन है। कोई मर्द एक सिंगल बता सकता है, किसी पाकिस्तानी कोई इतना जुर्रत करके कह सकता है कि वो 85 बिलियन कहां गया है? वो कहां? ये 85 बिलियन तो वो है ना जो आपने कागजों पे लेके खाए हैं, जो कंटेनरों में पैसा अफगानिस्तान के टाइम पे गया है और निकला है पाकिस्तान। वो तो है ही नहीं ना सामने, वो तो सामने ही नहीं है आपके। दूसरा, उसमें ये किसी के पास कोई जुर्रत नहीं है कि ये बता सकें जो पिछला प्रोग्राम आईएमएफ के साथ किया था वो पैसे कहां गए, जो अगला 8 बिलियन आएगा वो कहां जाएगा।
और तीसरा, मैं बल्कि आज भी मैं ये चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में डॉलर लाना बाहर से कोई बहादुरी नहीं है, पहले भी बहुत आए हैं। उन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकना बहादुरी होगी। अयूब खान पीरियड के दौरान कहा जाता था सिर्फ 22 फैमिलियां जो लूट रही हैं पाकिस्तान, आज वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। मेरे मुर्शद ने लोगों को नाम दिया था इलेक्टेबल्स। वो कौन है इलेक्टेबल? वही है जो पार्टियां चेंज करके आ रही। मैं आरब भाई, करप्शन के हवाले से जब मैं रिसर्च करता हूं तो मैं दो किस्म के ब्रिटिश एजेंटों का सामना करना पड़ता है। एक ब्रिटिश वो एजेंट थे कि जो गोरों के साथ लग के जिन्होंने जमीनें हासिल की, अब उन्हीं के दोते पोते कैबिनेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके साथ एक ग्रुप साथ और ऐड हो चुका है, जर्नैलों के बच्चे। इसमें उमर अयूब साहब की मिसाल सामने है। दूसरे वो उमर साहब हैं जो वो नून लीग वाले जो दो भाई थे, वो भी जर्नैलों के बच्चे हैं। अब वो जर्नैलों के बच्चे जमहूरियत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो भी ब्रिटिश एजेंटों के ग्रुप का एक हिस्सा है। अयूब साहब भी ब्रिटिश एजेंट ही थे, जनरल अयूब साहब। दूसरे ब्रिटिश एजेंट आजकल कौन है, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक है। वो कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास है, जो बच्चे सीएसएस कर लेते हैं। लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब सीएसएस कर लेते हैं, वो पाकिस्तान से फिर बदला लेते हैं, वो इंतकाम लेते हैं। वो दो चीजों से करते हैं। एक तो ज्यादातर बच्चे आपने देखा होगा जो डॉक्टर बनते हैं, बाद में सीएसएस कर लेते हैं। इस वक्त पंजाब के आईजी हैं, वो भी डॉक्टर हैं। इस्लामाबाद के जो आईजी हैं पुलिस के, वो भी डॉक्टर हैं। हर दूसरा बच्चा डॉक्टर है। मैं यहाँ पे एक एम्बेसी में गया, सारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। पाबंदी होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। एक इंजीनियर और एक डॉक्टर को सीएसएस नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सारे वही कर रहे हैं। अच्छा, वो लोअर मिडिल क्लास से जब आते हैं, सबसे पहले तो उसको फौरन किसी ब्रिटिश एजेंट की पोती दोती का रिश्ता मिल जाता है। फिर वो उस दोती पोती के रिश्ते के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फिर वो करप्शन की इंतहा करता है। जब ग्रेड 19 में आता है तो पाकिस्तान के खून पसीने पे उसको ऑक्सफोर्ड में भेजा जाता है कि जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन करो। वो यहां आता है, वो अपना जिस्म और डिग्री ले जाता है, दिल और दिमाग यहीं छोड़ जाता है, और उस 2 साल के अंदर प्रॉपर्टियों के ऊपर निशानियां लगा जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको सामने जब वो डीपीओ बनता है, डीसीओ बनता है, लोग नजर नहीं आते, उन पे डॉलर नजर आते हैं, उन पे पाउंड नजर आते हैं। ये दो किस्म के ब्रिटिश एजेंट। फिर वो जाके जब शाम को घर जाता है, तो वो ब्रिटिश दौर के ऊंचे छतों वाले जो घर के अंदर बैठता है, वो ही फील्स लाइक इट, ही इज अ ब्रिटिश एजेंट, ही इज ब्रिटिश। और दूसरा उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, आपके डेप्टी कमिश्नर को डेप्टी कलेक्टर क्यों कहा जाता है? ब्रिटिश वर्ड है। आपके, मैं पाकिस्तान में लॉ स्कूल गया, 18वीं सदी के अभी तक कानून पढ़ाए जा रहे हैं वहां पे, जो ब्रिटिश बना के गए। आप आजाद ही नहीं हो सके। आप एक जो आपकी कॉलोनियल माइंडसेट है, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कौन निकालेगा? कौन करेगा? किसी के अंदर जरूरत है इस चीज की? कहने को तो आप पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी नहीं है आप तो वो कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं बाहर निकल पा रहे। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। मैंने आपको बताया दुबई में की आपने तरक्की। इस वक्त भी चले जाए आप, दुबई में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है प्रॉपर्टी खरीदने में, तीसरे नंबर पर अफगानी है, पहले नंबर पर रशियन है। तो आरब भाई ये कौन रोकेगा ये? अच्छा, मैं दूसरी आरब भाई, जो मैं आपसे अभी जो बातें कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे को इस चीज का पता है, क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है। हर एक को पता है, कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन ये कि किसी के पास इसका कोई हल मौजूद, विल भी नहीं है, हल भी नहीं है। मैं अल ऐलान बात, मुझे कई कहते हैं ये, कोई कहता है रा का एजेंट है, कोई कहता है आईएसआई का एजेंट है। वजह क्या, क्यों कहते हैं? मैं मोदी साहब के नेशनलिज्म से इंप्रेस्ड हूं। मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है, वो नेशनलिज्म का तोहफा है। अच्छा, फिर क्या देते हैं जी? वो तो हिंदुत्व का आइडिया। भाई हिंदू है तो हिंदुत्व का आइडिया देंगे ना। वो हिंदुओं को लीड कर रहे हैं ना। वो पारसियों को प्रचार करेंगे, वो जूदाइज्म बेचेंगे हिंदुओं को हिंदुइज्म ही बेचेंगे ना वो। लेकिन उन्होंने दिया है, उससे लर्न करने की कोशिश करो। मैंने एक दफा कहीं कह दिया यार कि पाकिस्तान को भी को मोदी मिले, कहते हैं यार ये देखो ये। और यार मैं मोदी साहब के नेशनलिज्म की बात करता हूं। खुदारा पाकिस्तानियों को कहता हूं, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है ना, अगर कोई है वहां पे तो। किसी ने बाहर से तो नहीं जाना। जहां तो वैसे बाहर से ही रहे, जो बच्चे आपके, मैंने बताया कैबिनेट है आपकी सारी की सारी अमेरिकन और ब्रिटिश होती। आपके अभी औरंगजेब साहब है, वो डच सिटीजन थे, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है अभी रिसेंटली, आजकल के दौर। लेकिन ये कि आरब भाई, जब तक आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा किसी किस्म का भी,
मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैं आज तक अमेरिका के खिलाफ मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं इनका खाता हूं नमक हलाली, मैं नमक हरामी थोड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, मैं अगर अमेरिका की किसी चीज से डिसएग्री करता हूं तो मैं यहां हॉस्टेज थोड़ी हूं, फ्लाइट लेके कहीं और चला जाऊं जहां मेरा दिल करता है। मैं अक्सर यहाँ पाकिस्तानियों को कहता हूं कि यार यहां आकर रोजाना तुम गेटो बनाना चाहते हो, मैं अमेरिकनों को गालियां देते हो। तुम्हें इस्लाम का ज्यादा शौक है तो सऊदी अरेबिया चले जाओ, ये तो क्रिश्चियन कंट्री है। और भाई जहां आप भी बैठे तो क्रिश्चियन कंट्री, आप अभी उठ के क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें शुरू, आपको कोई हक नहीं बनता ये करें आप बातें। लिविंग इन क्रिश्चियन कंट्री और आपको जबरदस्ती थोड़ी रखा गया यहाँ पे। लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तानियों का, सबसे बड़ा। आप जहां बैठे, मैं बीबीसी की एक चीज कोट करना चाहूंगा दुख के साथ। कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि यूके के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड इमिग्रेंट जो है वो पाकिस्तानी है। और दुख वाली बात है, सबसे ज्यादा 16 से 25 साल वाला ग्रुप सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, और तीसरी जनरेशन है उनकी। दूसरे नंबर पर आपकी खवातीन जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। क्या वजह है? आपके आसपास स्कूल मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, बल्कि फ्री है यूके के अंदर, लेकिन नहीं जाना, नहीं पढ़ना, जिहाद की तैयारियां। मैं दुख होता है, मैं बल्कि जब भी यूके गया हूं सबसे ज्यादा दुख देख के होता है कि वहां वो अरबियों वाले कपड़े पहन के पाकिस्तानी फिर रहे हैं सारा दिन, खवातीन बुरके पहन के माल में फिर रही है। फिर वहां पे आपके एक शहरी हैं, बहुत बड़े चौधरी साहब, वो कहते हैं हमने लंदन का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान बनाना है, फिर पाकिस्तान बनाना है। यार जहां की आप पैदावार हो, पहले वहां पे तो इस्लाम इन्फोर्स कर लो। क्या पाकिस्तान में इस्लाम मौजूद है? मेरे ख्याल में तो कोई मौजूद नहीं। तो फिर यहां पे क्यों आ रहे हो यार? क्रिश्चियन कंट्री के साथ दुश्मनी लगा ली। बल्कि मैं चैलेंज करता हूं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, मुझे बताएं इस्लामिक इमिग्रेशन ने आज तक किसी कंट्री को भी कौन सी पॉजिटिव चीज ऑफर की है? जीरो, नथिंग। फिर 15 मार्च था, इस्लामोफोबिया का डे मनाया गया यूनाइटेड नेशन में। इस्लामोफोबिया किस तरह कम हो सकता है? जब इस मुस्लिम लोग अच्छे मुस्लिम बनने की कोशिश करेंगे, इस्लामोफोबिया ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कौन करेगा? आप क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर आके इस्लामोफोबिया का नाम लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी देखें वहां इस्लामोफोबिया के क्या हालात हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में तो देखें अरब भाई, कई इश्यूज है ना, एक चीज तो है नहीं। एक हम आपकी बदकिस्मती ये है कि आपने माइनॉरिटीज को भगा दिया वहां से मार मार के, फिर आपको पता ही नहीं है कि किसी दूसरे मजाहब के साथ गुजारा किस तरह करना होता है। हम लोग ये चीजें यहाँ आके सीखते हैं। मेरा भी माइंड सेट वही था, क्योंकि उन्हीं स्कूलों में गया हूं। मुझे भी बताया गया था कि हिंदू बहुत बुरे हैं यार, ये सिख बहुत बुरे हैं, ये तो लोग, इनसे तो, इनको मारना तो स्वाब है, इनके साथ झूठा, आप किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते, इनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। मुझे भी ये बताया गया था। ये हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं यार कि दुनिया ही अलग है यार। हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, दूसरे मजाहिब की इज्जत करना क्या है, ये मैंने भी खुद यहां आके सीखा है। जब इन लोगों के साथ पढ़ा जरूर था, लेकिन प्रैक्टिकली आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन लिविंग 35 इयर्स among them। और मैंने इस चीज को देखा, जब मैं लॉ स्कूल में यहाँ पे था तो मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था कि अमेरिकन लॉज के ऊपर कैथोलिक रिलीजन का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। और फिर मैंने रियलाइज कि I'm in a Christian country, I have to respect Christianity, I have to respect every religion on the planet। ये यहाँ आके सीखा। पाकिस्तान फिर हमारा तो हमें कहते हैं ना, ब्रेन वॉश किया जाता है। मौलवियों के घेरे हैं, एक एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें हैं, उनकी अजानें अलग अलग हैं, और हर मौलवी दूसरे को काफिर कह रहा है। अजान शुरू होती है 2 घंटे तो अजान चलती है, फिर कभी शिया की हो रही, कभी सुन्नी की हो रही, कभी अहले हदीस की हो रही, कभी वहाबी की हो रही, और हर एक दूसरे के साथ। पहले आप हिंदुओं के गले पड़ते हैं, अगर हिंदू बेचारा कोई सामने नहीं आ रहा, फिर एक दूसरे के शिया बन जाते हैं, फिर मरज़ई बन जाते हैं, फिर अहले हदीस बन जाते हैं। 72 तो फिरके बना लिया आपने। अच्छा, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है वहां पे मस्जिदें जो है सारी अंडर द गवर्नमेंट है, रेगुलेटेड है। वहां पे जो है, सुना है फैक्स पे या ईमेल पे खुतबा आता है और मौलवी साहब एक लफ्ज उसमें ऐड नहीं कर सकते। आप चले जाएं पाकिस्तान मस्जिद के अंदर, सारी सियासी तकरीर होगी, सारी सियासी तकरीर। पाकिस्तान सारा चलेगा अमेरिकन अमदाद पे, लेकिन हर मौलवी दुआ कराएगा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। लेकिन आप एक दिन नहीं निकाल सकते IMF के पैसों के बगैर। साजिद साहब, आपके साथ पहली बैठक है और मेरे पास सवालात इतने हैं कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है, तो आपके पास टाइम है, कंटिन्यू करें? नहीं, दूसरा उसमें आ रहा है ये करेंगे, मैं उस पर जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो देखिए, ह्यूमन माइंड कैपेसिटी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होती। हमारे देखने वाले उस पर लूज इंटरेस्ट कर जाएंगे। और आई वुड लव टू कम अगेन। ये को मेरा आपसे पहला और आखिरी नहीं है
गॉड विलिंग आपके साथ मेरी, जिस तरह मैंने बताया कि वी आर लाइक माइंडेड पीपल, हमारे देखने वाले भी जो हैं वो लाइक माइंडेड लोग हैं। आई वुड लव टू कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, और मेरे दिल में आपके लिए आई हैव अ टन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू डेफिनेटली, और मैं करते रहेंगे। लेकिन आप इसमें से जो देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिलखसूस मेरी एक्सपर्टीज अमेरिकन पॉलिटिक्स पे है, और मैं दूसरा जिस तरह मेरा पैशन है टुवर्ड्स इंडिया, माय पैशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, मेरा पैशन है इसके हवाले से, और उस पे इसी रेफरेंस के साथ आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता हो, माय पर्सनल मेरे किसी में आता हो, तो उसमें आई वुड लव टू। और दूसरा ये कि हम नेक्स्ट सेगमेंट में डेफिनेटली वी विल मोर डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज जिस तरह इस वक्त आरब भाई पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, आज डेट आ चुकी है, रशिया में इलेक्शन हो रहे हैं आज 17 till 19th। ये सारी चीजें दे आर लॉट ऑफ हॉट टॉपिक्स टू टॉक। देखें, इश्यूज आपके साथ काफी डिस्कस करने हैं। मेरा अगला सवाल वैसे बनता भी भारत के हवाले से है कि पाकिस्तान में आजकल बातचीत हो रही है कि भारत पाकिस्तान को एंगेज क्यों नहीं करता, ये वो। दूसरा, आपका रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक है, और पहली बार किसी अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को टारगेट किया था जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि हमने आपको $32 बिलियन दिए और आपने वो पैसे हमारे। तो पाकिस्तान को अमेरिका, पाकिस्तान आर्मी को क्यों बैक करता है? फिर अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ट्रम्प साहब को अलाउ किया जाएगा? तो हम फिर दूसरा सेगमेंट 1-2 दिन में फिर आपको जहमत दूंगा, तो उस पे हम जियो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे बात कर लेंगे। एक उसमें जाते मैं क्लोजिंग करने पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको। फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी का, जो पाकिस्तान खासकर इसी हवाले से हमारे फिर देखने वाले सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल डिफरेंस, रिपब्लिकन पार्टी जब भी आती है पावर में तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन जीत के आए थे तो उन्होंने, आपको याद करा, बल्कि स्पेस फोर्स एक बनाई थी, और दूसरा उनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। उसका मतलब ही ये था कि पेंटागन जहां भी हम जाएंगे पीस अचीव करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आर आर्मी। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया जाता है। इसी तनाजर से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन है, आपका बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद अफगानिस्तान और इंडिया है, उस हवाले से फिर आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आपको रिपब्लिकन आपके साथ बेटर रिलेशनशिप चलाते हैं। इसी रेफरेंस से साथ दूसरी पार्टी का बताना चाहूंगा आपको, पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा दौर में हुए थे, और जो बाइडेन उस वक्त उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसी पे हम क्लोज करेंगे, और डेफिनेटली आप बल्कि ज़हन में सवाल रखिएगा अपने देखने वालों को। आई विल डेफिनेटली एंटरटेन देम, कीप देम देयर माइंड एक्टिव एंड एनर्जाइज्ड। और मेरी तरफ से टन्स ऑफ प्रेज फॉर यू, योर फैमिली, और देखने वालों के लिए भी मोहब्बतें, प्यार, और वो एक खास कर मैं लफ्ज बड़ा फेवरेट, चढ़दी कला च रहो, चमकते रहो, जिथे रहो तो बसते रहो। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, और फिर वेरी सून वी विल हैव अनदर। थैंक यू। खुश रहो आरब। अजीज दोस्तों, आपने देखा साजिद साहब, और हम इंगेज करेंगे साजिद साहब को अगेन। काफी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ख्यालात सामने आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन साजिद साहब। बसते रहो। नमस्ते सर।